नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा में शांति की कोशिशों को झटका लगता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को हमास मंजूरी नहीं दे रहा, तो नेतन्याहू झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इजरायल तो अब पूरे गजा पर ही कब्जे का प्लान बना चुका है। गजा से फलस्तीनियों को दूर जाने का हुक्म सुना दिया गया है। गजा पहुंचने वाली हर तरह की सहायता को रोक दिया गया है। तो क्या गजा पर पूरी तरह कब्जा करेगा इजरायल? क्योंकि सवाल तो अमेरिका पर भी उठ रहे हैं। अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। इसके लिए उसने कतर के साथ सुरक्षा समझौता भी कर लिया, लेकिन फलस्तीन पर ट्रंप के तेवर दूसरे दिख रहे हैं। गजा पर इजरायल के हमले जारी हैं। इन सभी मुद्दों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा और बताएंगे कि क्या है हमास का जवाब। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पीओके में बद से बदतर हुए हालात, रात के अंधेरे में भिड़े लोग और सुरक्षा बल, सैनिकों को एयरलिफ्ट करने पर मजबूर पाकिस्तान सरकार। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन, रूस कर रहा मदद। 2027 तक अटैक का प्लान, लीक हुई 800 पन्ने की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। यूक्रेन के गांवों में बढ़ रही रूसी सेना, ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर बढ़ी चिंता। यूरोप के ड्रोन वॉर पर क्रेमलिन का बयान, अब कोई फायदा नहीं। और चलते चलते में देखेंगे क्या धरती की तरफ बढ़ रहे एलियन, 3i एटलस को लेकर नया खुलासा आया सामने। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका में दिखने लगा शटडाउन का असर, छुट्टी पर भेजे गए 7.5 लाख कर्मचारी। अमेरिका की जीडीपी को हर हफ्ते $15 अरब के नुकसान की आशंका। भारत के साथ यूरोप के 4 देशों में फ्री ट्रेड समझौता लागू, 15 साल में 10 लाख जॉब, 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश, सब्जियां कपड़े होंगे सस्ते। 2 दिन बाद अफगानिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बहाल, मीडिया रिपोर्ट्स के तहत तालिबान सरकार ने वापस लिया बैन का आदेश, अफगान नागरिकों ने मनाई खुशी। भारत की ग्रीस और साइप्रस के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज, पूरे घटनाक्रम पर तुर्की की नजर। तुर्की और पाकिस्तान के बीच घनिष्ठ सैन्य सहयोग से जोड़कर देखा जा रहा ये सैन्य अभ्यास। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि वो अमेरिका की तरफ से दिया गया शांति प्रस्ताव मंजूर करे। अगर नहीं करेगा तो नतीजे भुगतेगा। लेकिन शांति प्रस्ताव में जो शर्तें हैं वो इतनी सख्त है कि हमास के लिए उन्हें मानना बेहद मुश्किल है। ये बात इजरायल को भी पता है। इसीलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की योजना को तुरंत ही मंजूरी दे दी, जबकि इस योजना पर इजरायल के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। खाड़ी देश जो पहले ट्रंप की योजना का समर्थन कर रहे थे, अब वो भी अपने पैर पीछे खींचते दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की योजना में आजाद फलस्तीन की सोच ही खत्म कर दी गई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू ने जानबूझकर ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जो हमास किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं कर सके, और इसी को आधार बनाकर इजरायल और अमेरिका गजा को खाली करवाने का प्लान लागू कर सके। अमेरिका मिलकर गजा पर कब्जे की तैयारी में है। खबरें सामने हैं। इजरायल ने तेजी से गजा पट्टी में नाकाबंदी शुरू कर दी है। फलस्तीनियों को चेतावनी दी जा रही है कि वो गजा से दूर चले जाएं। इजरायल के रक्षा मंत्री ने गजा में बचे हुए फलस्तीनियों को तुरंत शहर खाली करने का सख्त आदेश जारी कर दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि गजा को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। यह अंतिम मौका है। इसके बाद जो कोई भी गजा में रुकेगा उसे हमास समर्थक माना जाएगा और फिर उसे इजरायली सेना के हमले का सामना करना पड़ेगा। इजरायल को इस बात का एहसास है कि ट्रंप ने युद्ध विराम का जो प्लान पेश किया है, हमास उसे ठुकराएगा ही। उसके पास विकल्प ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमास को भी ट्रंप के प्लान के 2 मुद्दों पर असहमति है। खबर आ रही है कि हमास प्रतिनिधियों ने दोहा में तुर्की, मिस्र और कतर के अधिकारियों के साथ ट्रंप के प्लान पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने शांति प्रस्ताव में बदलाव की मांग की है। हमास अपने गुट के निरस्त्रीकरण और अपने लड़ाकों के गजा से निष्कासन के मुद्दे पर बदलाव चाहता है। इसके साथ ही वो गजा पट्टी से इजरायल की पूर्ण वापसी के लिए गारंटी भी चाहता है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल जो ये मानकर चल रहा है कि हमास ट्रंप के प्लान को मंजूर नहीं करेगा, उसके तेवर सख्त बने हुए हैं और उसने इजरायली घेराबंदी को तोड़ने जा रहे ग्लोबल फ्लोटिला को गजा से पहले ही रोक दिया है। साथ ही इसमें सवार एक्टिविस्टों को हिरासत में ले लिया गया है। इजरायली सेना की ओर से हिरासत में लिए गए लोगों में स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल है। इजरायल ने इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया है कि फ्लोटिला हमास से जुड़ा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया इजरायल की इस कार्रवाई पर मौन साधे हुए है। अमेरिका को फलस्तीनियों की कोई चिंता नहीं दिख रही, लेकिन वह पश्चिम एशिया में अपनी मौजूदगी को जरूर मजबूत कर रहा है।
अब अमेरिका ने कतर के साथ सुरक्षा समझौता किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कतर की संप्रभुता या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर किसी भी सशस्त्र हमले को अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा। कतर पर होने वाला कोई भी हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। अमेरिका के इस आदेश से एक बात तो साफ हो गई है कि अब इजरायल कतर पर हमला नहीं कर पाएगा। इससे पहले नेतन्याहू ने कतर के प्रधानमंत्री को फोन कर माफी भी मांगी थी, जो इजरायल के कतर पर किए गए हमले को लेकर थी। ट्रंप के प्लान से एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि जो युद्ध विराम समझौता उन्होंने तैयार किया है, उसमें कहीं ना कहीं गजा पर पूर्ण कब्जे की योजना छिपी हुई दिख रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान से एक और प्रांत आजाद होने की राह पर नजर आ रहा है, और वो बलूचिस्तान नहीं है। यहां हम बात कर रहे हैं पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की, जिसे लेकर पहले से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद है। और अब तो पीओके की जनता ने भी मानो विद्रोह छेड़ दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले कई दिनों से पीओके में प्रदर्शन हो रहे हैं, और अब हालात ये हैं कि पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस प्रदर्शन को दबाने की पूरी कोशिश की गई, बल प्रयोग किया गया। इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार पीओके की जनता का आक्रोश, उनके खिलाफ उठती आवाज को नहीं दबा पाई। 3 दिन से जारी इस प्रदर्शन को रोकने के लिए आर्मी और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भी हमले किए, जिसमें कई सुरक्षा कर्मी और सेना के लोग भी घायल हैं। बताया जा रहा है कि पीओके में अब तक 12 नागरिक मारे गए हैं और 200 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। वहीं 3 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 170 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल हुए पुलिसकर्मियों में से 10 की हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद एयरलिफ्ट करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बल के 25 सैनिकों को बंधक बना लिया है, और अब वो उन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते सुरक्षा बल कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि खुफिया एजेंसियां इस आंदोलन को तोड़ने के लिए गुप्त हमले करा रही हैं। सादे कपड़ों में आए अज्ञात लोग नेताओं को निशाना बनाते हैं और भीड़ में अफरा तफरी फैलाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JKJAAC की अपील पर छिड़ा यह आंदोलन इतनी आसानी से शांत होता नजर नहीं आ रहा। JKAC के केंद्रीय नेता शौकत नवाज मीर के आह्वान पर हजारों कार्यकर्ता और समर्थक मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। नवाज मीर ने पाकिस्तान सरकार के रवैये पर भड़कते हुए कहा कि आम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, मीडिया को चुप कराया जा रहा है। तथा कथित आजाद कश्मीर बिल्कुल भी आजाद नहीं है। पाकिस्तान के अपने नेता पीओके में अत्याचार कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी फौजें अपने ही लोगों को मारती हैं, फिर वे उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा कैसे कर सकती हैं? उनके इस बयान से साफ है कि पीओके के लोगों में कितना असंतोष और गुस्सा भरा हुआ है। यहां तक कि रात में भी लोगों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा है। उधर पीओके सरकार के मुख्य सचिव ने JKAC के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाने का नोटिस जारी किया है, और साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर विरोध प्रदर्शन बंद नहीं हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, उसे देखते हुए प्रदर्शनकारियों को रोकना मुश्किल नजर आ रहा है। पाकिस्तान सरकार को भी डर सता रहा है कि यह संघर्ष पीओके की आजादी के संग्राम का रूप न ले ले। दरअसल पीओके के लोग अपने मूलभूत अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। दशकों से नजरअंदाज की जा रही पीओके की जनता पाकिस्तानी प्रशासन से खासा नाराज है। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगा रहे हैं, और उन्होंने सरकार के सामने कुल 38 मांगे रखी हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर पीओके विधानसभा की 12 रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग शामिल है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान सरकार इन हालात पर कैसे काबू पाती है, या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आजाद हो जाएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे ताइवान को लेकर चीन के प्लान की। तो इस बात की चर्चा तो लगातार हो रही है कि चीन 2027 से पहले ताइवान पर हमला करेगा और उसे अपना हिस्सा बना लेगा। चीन की तरफ से पूरी दुनिया को इसे लेकर चेतावनी भी दी जा रही है कि कोई भी देश ताइवान से संबंध नहीं रखे। यह मामला चीन का अंदरूनी मामला है, इसमें उसे किसी भी तरह का दखल नहीं चाहिए। अब खबर तो यह भी आ रही है कि चीन ने ताइवान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। लेकिन एक चिंता चीन को भी है, और वो है चीन ने 1979 के बाद से कोई जंग नहीं लड़ी है। आखिरी जंग उसकी वियतनाम के खिलाफ थी, जो 1979 में हुई थी। इसके अलावा छोटी मोटी झड़प तो हुई, जैसे कि 2020 की भारत के साथ गलवान वैली की झड़प या 1987 की चुंबी घाटी की झड़प, लेकिन इन्हें युद्ध नहीं माना जा सकता। ऐसे में चीन की सेना के पास जंग लड़ने का कोई अनुभव नहीं है,
और इसके लिए उसने रूस से मदद मांगी है। ब्रिटिश डिफेंस थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज यानी RUSI ने इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि रूस ताइवान पर एयरबॉर्न अटैक के लिए चीनी पैराट्रूपर्स को टैंक, हथियार और तकनीक मुहैया करा रहा है। RUSI ने 800 पन्ने के लीक दस्तावेज के हवाले से यह खुलासा किया है। रूस चीन के बीच 2023 में इसे लेकर समझौता हुआ था। इसके तहत PLA के पैराट्रूपर्स को रूस में सिमुलेटर और ट्रेनिंग इक्विपमेंट के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद चीन में एक साथ ट्रेनिंग होगी, जिसमें रूसी सेना उन्हें लैंडिंग, फायर कंट्रोल और मूवमेंट की ट्रेनिंग देगी। जंग के दौरान रूस की तरफ से चीन को हथियारों की मदद भी पहुंचाई जाएगी। रूस इस समय यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है और इस जंग से मिले अनुभव को भी वो चीन के साथ साझा कर रहा है कि अगर जंग लंबी चली तो क्या रणनीति अपनाई जाए। चीनी सेना, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA कहा जाता है, उसे जिनपिंग ने जंग के लिए तैयार रहने के आदेश दिए हैं। चीनी सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने भी कहा है कि चीन हमले की रिहर्सल कर रहा है। उन्होंने इसे दुनिया के लिए वेकअप कॉल बताया। दावे किए जा रहे हैं कि चीन अगर ताइवान पर हमला करेगा तो यह बेहद तेज और घातक होगा। चीन जल्दी से जल्दी ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो इस जंग में रूस बड़ी ही मजबूती से यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले ही रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और अब उसे और भी कई क्षेत्रों में कामयाबी मिली है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के डोनेत्स्क क्षेत्र में सीवर्स्क शहर के पास एक गांव पर कब्जा कर लिया है, जिससे साफ है कि यूक्रेन ज्यादा दिन इस जंग के मैदान में टिक नहीं पाएगा। भले ही रूस के खिलाफ पूरे यूरोपीय देश एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक वो रूस को झुकाने में नाकामयाब है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो यूरोप को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर हमारा फंड जब्त किया तो तुम्हारी सारी संपत्ति बेच देंगे। दरअसल तमाम प्रतिबंधों के बावजूद जब रूस नहीं झुका तो अब यूरोपीय देश रूस की विदेशों में फ्रीज की हुई संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में है। और इसी आशंका को देखते हुए पुतिन यूरोपीय देशों को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यूरोप रूस की संपत्तियों को जब्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है तो मॉस्को भी समान कार्रवाई करेगा। अगर वे रूस के फ्रीज किए हुए फंड को जब्त करेंगे तो रूस भी अपने देश में मौजूद उनकी संपत्तियों को बेच देगा। इसके साथ ही उन्होंने उस आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिया जिसके बाद विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों की संपत्तियों को राष्ट्रीयकृत कर उन्हें तुरंत बेचने का रास्ता खुल गया है। वहीं यूरोप की ड्रोन वॉल को लेकर भी रूस की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई। कई यूरोपीय देशों के हवाई क्षेत्र में अज्ञात ड्रोन की घुसपैठ के बाद यूरोपीय देश ड्रोन वॉल बनाने की तैयारी में है, जिस पर रूस ने कहा कि अब कोई फायदा नहीं है। यूरोप अब रूस के साथ शांति में नहीं है। लगातार इस तरह के आते बयानों ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ने को लेकर चिंता जताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इस जंग में नेटो देश भी शामिल हो सकते हैं और अगर ये जंग बढ़ी तो ये तय है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। पहले से ही यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर चिंता जताई जा रही है कि अगर वहां जल्दी ही बिजली की आपूर्ति नहीं की गई तो न्यूक्लियर रेडिएशन भी लीक हो सकती है। और जो हालात जापान के फुकुशिमा में बने थे, कुछ वैसे ही हालात इस क्षेत्र में बन सकते हैं जो पूरी दुनिया के लिए डरावने सपने जैसा होगा। ऐसे में रूस पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे एलियंस की। क्या एलियंस सचमुच में होते हैं और अगर होते हैं तो वो कहां रहते हैं, कैसे दिखते हैं? यह सवाल कभी ना कभी आपके दिमाग में जरूर आया होगा और अब एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसे एलियंस से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल वैज्ञानिकों ने ऐसे ऑब्जेक्ट की खोज की है जिसका नाम है 3i एटलस। ये कोई सामान्य चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे सौरमंडल के बाहर से आया सिर्फ तीसरा ज्ञात ऑब्जेक्ट है। जब नासा ने पहली बार 1 जुलाई को इसे देखा तो उन्हें ये एक साधारण धूमकेतु जैसा लगा, लेकिन जैसे जैसे हार्वर्ड के मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट अवी लोएब और उनकी टीम ने इसकी स्टडी की तो उनके होश उड़ गए। ये जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा बड़ा निकला। लोएब की गणना के मुताबिक इस विशालकाय वस्तु का वजन 33 अरब टन से भी ज्यादा है और इसका ठोस कोर लगभग करीब 5 किलोमीटर चौड़ा है। इतनी बड़ी चीज का सौरमंडल में आना बेहद ही दुर्लभ घटना है, जिसे वैज्ञानिक आकाशगंगा के भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा बता रहे हैं। यही कारण है कि लोएब जैसे कुछ वैज्ञानिकों को संदेह है कि यह महज एक धूमकेतु नहीं हो सकता। उनके मुताबिक ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी वाला यान भी हो सकता है जो हमारे सौरमंडल और ग्रहों से डेटा जुटा रहा हो।
हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि 3i एटलस पृथ्वी से सुरक्षित दूरी पर गुजरेगा, भले ही यह मंगल, शुक्र और बृहस्पति की कक्षाओं के काफी करीब से गुजरा हो। अभी हाल ही में यह मंगल की कक्षा से सिर्फ 27 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरा। वैज्ञानिक अब 3i एटलस की राह, इससे निकलने वाली गैस और धूल का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में यह रहस्य खुल सकता है कि क्या यह बस एक विशालकाय रहस्यमयी धूमकेतु है या सचमुच इसमें एलियंस का कोई मिशन है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।